बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद को बीमारियों ने घेर लिया। कोरोना, डेंगू के बाद रोबेला का हमला और तहसील समुद्री में रोबेला बीमारी के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद को बीमारियों ने घेर लिया है। कोरोना, डेंगू के बाद अब रोबेला का हमला। रोबेला बीमारी के तहसील समुद्री में 4 बच्चे रिपोर्ट। मुतासरा बच्चे तहसील समुद्री की यूनियन काउंसिल 108 और 124 के रिहायशी हैं। रोबेला खसरे की तरह का जर्मन वायरस है और मुतासरा मरीज बच्चों के घर और इलाका में सर्वेलेंस की गई है। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा की जानिब से बताया गया और 15 नवंबर से खसरा और रोबेला की वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। माह से यहां पर इस वक्त 15 साल तक की उम्र के 33 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा मुतासरा मरीजों के मुतालिक। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद की तहसील समुद्री है जहाँ पे 4 मरीज बच्चों में रुबेला वायरस की जो है वो तस्दीक हुई है। चारों मरीज बच्चों जो है वो उनमें रुबेला का वायरस जो है कंफर्म हो चुका है। 4 बच्चों के अगर हवाले से बात की जाए तो तहसील समुद्री की 2 यूनियन काउंसिल हैं, 108 और 114, जहाँ पे 4 मरीज बच्चों हैं जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इनमें जैनुल आबिदीन शामिल है, अयान शामिल है, मोमिन शामिल है और सेमी शामिल है, जिनमें जो थी वो रुबेला वायरस की तस्दीक हुई है। और इस सिलसिले में सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का ये कहना है कि मुतासरा मरीज बच्चों के घर और इलाके के गिरदोनवा में जो सर्वेलेंस है वो करवा दी गई है। ताम उनका कहना है कि ये जर्मनी वायरस है, खसरा के तौर पे, जिस तरह के खसरा एक बीमारी है इसी तरह ये जर्मनी का खसरा वायरस है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से सीईओ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिप्रा की जानिब से इस हवाले से क्या कहा गया वो भी आप देखिए। ये एक नेशन वाइड कैंपेन MR कैचअप कैंपेन के नाम से चल रही है, जिसमें हमारी तकरीबन 10,000 के करीब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सारे जो डिफरेंट टीयर्स हैं इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स हैं, WHO की टीम्स हैं, हमारे फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स हैं, सेकंड लेवल सुपरवाइजर्स हैं और टीमें, उन सब की टीमों की ट्रेनिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये 12 दिन की कैंपेन होगी। उसमें 2 संडेज जो हैं वो डेफिनेटली ऑफ होंगे और उसमें 33 लाख के करीब हम बच्चों को कवर करेंगे। तो उसमें 15 साल तक के बच्चों को इनिशियली हम टारगेट करेंगे और उन सबको वैक्सीनेट करेंगे ताकि इसको रूटीन EPI में शामिल करने से पहले अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकें। देखिए, बेसिकली मीज़ल्स एक बच्चों में वायरल डिजीज़ है और रुबेला बेसिकली उसको जर्मन मीज़ल्स कहते हैं। मीज़ल्स से मिलते जुलते उसमें भी सिम्टम्स होते हैं, बॉडी रैशेस डेवलप होते हैं, रेडनेस, जनरल जो रैश होती है सारे जिस्म पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है। और उसमें बेसिकली जो बच्चे हैं स्पेशली फीमेल्स हैं उनमें फिर कंजेनिटल अनॉमलीज बहुत ज़्यादा होती हैं अगर वो इसमें अनवैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए इसका इस प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। अगर इसमें हम अच्छा वैक्सीनेशन कवरेज हासिल कर लेते हैं तो सर्दी की आमद के साथ ही स्मोक का खदशा पैदा हो गया, मगर फैसलाबाद समेत पंजाब के लगे 6 एयर पॉइंटर्स बंद हो चुके हैं। पंजाब के सबसे बड़े सनती शहर में फिजा आलूदा करने वालों की भरमार है और रेड जोन में शामिल जिला फैसलाबाद का वाहिद एयर पॉइंटर बंद होने से सरकारी महकमा भी निजी वेबसाइट से डेटा लेने पर मजबूर है। एयर पॉइंटर की मुरम्मत पर 50 लाख से ज्यादा के अखराजात आएंगे। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा अभी तक एयर पॉइंटर्स मुरम्मत क्यों नहीं हो सके? जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी की मिकदार को मापने के लिए, ये देखने के लिए कि इस वक्त जो हमें फ़िज़ा इस वक्त नज़र आ रही है, ज़ाहरी आँख से, नंगी आँख से इसमें मुअल्लक़ ज़र्रात तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत छोटे ज़र्रात जो कि इस फ़िज़ा में उड़ रहे हैं और हमें सांस की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, उनकी मिकदार को जांचने के लिए सरकारी सतह पर फैसलाबाद पंजाब समेत पंजाब के 9 अज़ला में एयर पॉइंटर लगाए गए थे और उनसे रीडिंग जो थी वो मोबाइल और वेबसाइट के ज़रिए ली जा रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद समेत पंजाब के 6 एयर पॉइंटर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और उनमें मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ ये एयर पॉइंटर इस वक्त जवाब दे चुका है और इसकी रिपेयरिंग के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए महकमा माहौलियात की एनालिटिकल लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से हुकूमत पंजाब को जो था मुरासला भिजवाया गया था कि इसकी मरम्मत के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए से ज़ायद की रकम दरकार है और इसके ऑपरेटर्स को चेंज किया जाना था। लेकिन अभी तक कई महीने गुजर जाने के बाद भी इसको जो है वो अभी तक मेंटेन नहीं किया गया, इसको फंक्शनल नहीं किया गया और इस 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत के एयर पॉइंट होने के बावजूद जो महकमा माहौलियात है इस वक्त
निजी वेबसाइट से जो है वो रीडिंग लेने पर मजबूर है। और फैसलाबाद जो कि सनतों का हब है, जहां पर आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 की शरह तक चला गया। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 की सतह पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद थे। जंग समेत पंजाब भर में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है और आलूदगी का बायस बनने और भट्टा चाद को जिगजैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल न करने वाले भट्टा मालिकान को खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं, मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग समेत पंजाब भर में स्मोक के खतरात मंडाने लगे हैं और स्मोक से बचने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई हैं। हुकूमत पंजाब ने जंग में महकमा माहौलियात को हदायत जारी की हैं कि ऐसे भट्टा मालकान जिन्होंने अपने भट्टों को अभी तक जिगजैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे भट्टा मालकान जो गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके भट्टों को सील किया जाए, जिसमें महकमा माहौलियात ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ भी कर दिया है। महकमा माहौलियात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जो जानब से जो हदायत मिली है उसके तहत उन्होंने भट्टा मालकान के साथ मीटिंग भी की है, उनको वार्निंग भी जारी की है कि वो गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल ना करें और भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करें ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात मोहम्मद नवाज सियाल का ये कहना है कि ऐसे भट्टा मालकान जो हुकूमत पंजाब की हदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले 50 से 1 लाख तक के जुर्माने किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी बरकरार है। 3 सगी बेटियों को कत्ल करने के जुर्म में 3 मरतबा सजाए मौत पाने वाला बाप बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का मुलजिम इरशाद उर्फ शाद को सजाए मौत देने का हुक्म काल अदम करार दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, आज की समाअत के हवाले से मुलजिम बरी हो चुका है? जी बिल्कुल, पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकस कारकर्दगी के बहस लाहौर हाई कोर्ट से संगीन मुकदमात में मुलवस मुलजमान जो है वो बरी हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट मतहत अदालतों की जानिब से दी जाने वाली सजा को कलअदम करार देकर कैदियों को बरी कर रही है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मरतबा सजा मौत पाने वाले जो सगा बाप था 3 बेटियों को जिसने कत्ल किया था उसको आदम सबूत की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट में थाना चक जुमरा जिला फैसलाबाद के ये मुलजम था जिसका नाम इरशाद शाह था और उस पर इल्जाम ये था कि 7 जून 2015 को उसने अपनी 3 बेटियां अमान फातिमा, शमशान फातिमा, फिजा को गाला दबाकर कत्ल कर दिया था और उसकी बीवी ने अपने खामद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन चश्मदीद गवाहों की मौके पे मौजूदगी साबित न होने पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस जो मुजरम है उसको बरी करने का हुक्म दिया है और इस जो सेशन कोर्ट का हुक्म था मुलजम को 3 मरतबा सजा मौत देने का उसको कलअदम करार दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार जारी और डिवीजन में डेंगू के मजीद 14 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद में 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक और फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 114 हो गई है। जंग में मजीद 5 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डीएचक्यू में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 7 हो गई है। जंग में रवां साल 44 अफराद डेंगू का शिकार हुए और डेंगू का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। जबकि फैसलाबाद में 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 114 हो चुकी है। जबकि जंग में मजीद 5 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए। डीएचक्यू में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 7 हो गई है। जंग में रवां साल 44 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में डेंगू के मजीद 14 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद में 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद बात करेंगे, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, बताइएगा, डेंगू वार इस वक्त करता ही दिखाई देता रहा है, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। 114 मरीज फैसलाबाद के अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल में जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिन्हें इलाज मुआलिज जो सहूलियात हैं वो फराम की गई हैं या फराम की जा रही हैं। इन अगर जो मुतासरा मरीज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 9 है। इन 9 मुतासरा मरीजों में इरफान, सदाम हुसैन, असगर अली, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अरशद शामिल है जो कि डीएचक्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अगर अलाइड अस्पताल से बात की जाए तो रेहाना, साद हबीब, अशरफ, इम्तियाज, अब्दुल हबीब, मजहर अली, उस्मान, दबीर हुसैन, ये वो मरीज हैं जो कि अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। और इस तरह रवां साल अलाइड अस्पताल में जो मरीज रिपोर्ट हुए हैं डेंगू पॉजिटिव उनकी तादाद 83 है और जो डीएचक्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं रवां साल उनकी तादाद 30 है। इस तरह रवां साल टोटल 114 डेंगू के मरीज जो है वो फैसलाबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हम 2 मरीज जो है वो डेंगू वायरस के सबब जान बाकी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
जंग में नई बनने वाली सड़कों को देखभाल कौन करेगा, फैसला न हो सका। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने जंग की 3 तहसीलों को जिले हेडक्वार्टर से मिलाने वाले मंसूबे को मुलतवी कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं, तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जंग की 3 तहसीलों को जिले हेडक्वार्टर से मिलाने वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा एक दफ़ा फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने खुसूसी तौर पर इस मंसूबे के ऊपर नज़रसानी करने के लिए हदायत की है ज़राई इंतज़ामिया को कि आखिर जब ये मंसूबा जिसकी मारियत 40 करोड़ रुपए से ज़ायद है, इस मंसूबा जब ये बन जाएगा तो इसकी देखभाल कौन करेगा, कौन सा इदारा होगा, जो अगर रोड टूट जाएगी या उसके शोल्डर जो है वो ख़राब हो जाएंगे तो उसको मरम्मत कौन करवाएगा। इस हवाले से जो है ज़िम्मेदारान का तयन नहीं हो सका और ना ही किसी इदारे ने ज़िम्मेदारी इसकी ली है, जिसकी वजह से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल हो जाए और इसकी मंजूरी हो जाए ताकि इसके ऊपर काम शुरू करवाया जा सके। इस हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को दी गई हैं, जिसमें एक तो ये शामिल किया गया है कि तीनों तहसीलों के अंदर शुगर मिल्स शामिल हैं और ये जो रोड हैं ये शुगर मिल्स के पास से गुजर के आएंगे और मंडी से रोड तक के जो देहात के तक के जो रोड हैं ये उसके अंदर शामिल होते हैं। तो शुगर सेस फंड जो है उसका इस्तेमाल करके भी इन रोड्स की जो देखभाल है वो मुनासिब तरीके से की जा सकती है। जबकि इसके साथ ही हर तहसील के अंदर इंडिपेंडेंट तहसील कौंसिल की एक बॉडी जो है उसका क़याम भी सामने ला चुका है। तो वो जो तहसील कौंसिल होगी वो भी इन तमाम रोड्स की जो देखभाल जो है और ख़ास तौर पर तमीर और मरम्मत के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकती है। तो ये तजावीज़ जो है वो पेश की गई हैं, लेकिन महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया और खुसूसी तौर पर DC को कहा है कि इसके हवाले से दोबारा फिर से एक जामिया प्लान मुरतब किया जाए और बताया जाए कि आखिर ये सड़कें कहाँ पर बनी। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको लिए चलते मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, जहां तकसीम बराए वेलफेयर ग्रांट्स की तकरीब का इनेकाद किया गया है। बिजनेसमैन ने कहा कि जी हमने 2020 के अंदर 25 लाख मजदूरों को फैसलाबाद में रोजगार दिया। अब वो 25 लाख का जो मजदूर है अगर सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होगा तो तब उसको ये मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो अब यहां पे नहीं मिल रहे उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो सबसे पहले आपने वहां पे जो बाइंडिंग लगाई है कि सोशल सिक्योरिटी में कार्ड बनेगा तो वो इसका इंटाइटल्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो यहाँ की फैसलाबाद की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको भी खसूसी तौर पे मॉनिटर किया जाए और उसको फोकस करके वो जो 25 लाख का फिगर बिजनेसमैन दे रहा है और उसके साथ हमें लिंक किया जाए 2,37,000 से हम 25 लाख पे जा सकें। आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि जैसे आज आप फैसलाबाद में तशरीफ लाए हैं, फैसलाबाद के मुल्हिका जो मजदूर जंग के और चन्योट के हैं वो भी जनाब मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब आपके मुंतजिर हैं। दसो भी जाना चाहिए चन्योट भी जंग के नहीं, क्योंकि वो जब वहां पे जाएंगे, जब ऐसे ही फैसलाबाद में मलिक साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अपने मसाइल आपने बताए, तो इस तरह मैं चाहूंगा कि जनाब मिनिस्टर साहब जंग भी जाएं, चन्योट भी जाएं, ताकि वहां के जो मजदूरों से मिलेंगे तो उनकी जो गुफ्तगू करेंगे उनकी बात भी सुनेंगे और उनसे उनके जो मसाइल समझेंगे भी और उनका हल भी करेंगे। एक बड़ा पुराना हमने जनाब सेक्रेटरी साहब एक गुजारिश, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग्स में मैं भी वहां पे बैठता रहा, कई मरतबा जिक्र भी किया कि फैसलाबाद जो है ये बिजनेस के अंदर मानचेस्टर है। इस मानचेस्टर के अंदर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जोनल दफ्तर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब लेबर मिनिस्टर साहब से कि आज जोनल ऑफिस का यहां पर ऐलान करके जाएं और इसके अंदर जो स्टाफ है वो भी यहां पे मुंतकिल हो, और ताकि यहां के लोगों को अपनी स्कॉलरशिप, अपनी मैरिज ग्रांट्स, अपनी डेथ ग्रांट्स के लिए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड लाहौर ना जाना पड़े, वो फैसलाबाद में ही अपने मसले हल करवाएं। ये मुकदमा तो फैसलाबाद का था। फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में वेलफेयर ग्रांट्स की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां पर तकरीब में सूबाई वजीर अंसर मजीद न्यासी और सेक्रेटरी लियाकत अली चिट्ठा भी मौजूद हैं।
टोबा टेक सिंह में अब देही इलाकों को भी हेल्थ के हवाले में मिलेंगी बेहतरीन सहूलियात और हुकूमत पंजाब ने चक 288 में 4 करोड़ रुपए की लागत से BHU बनाने की मंजूरी दी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा ये कब तक बन जाएगा? टोबा टेक सिंह की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरों के अलावा जो है दही इलाकों में भी जो है हेल्थ की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने का फैसला किया है, जिसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से अब जो है टोबा टेक सिंह इलाका 288 में जो है BHU की मंजूरी दे दी गई है। 4 करोड़ से जायद का ये मंसूबा है, 2 साल में मुकम्मल होगा, जिसके हवाले से दही इलाकों में जो है अब बेहतरीन सहूलियात मुहैया होगी। 24 घंटे के लिए यह अस्पताल खुला करेगा ताकि उन लोगों को शहर टोबा टेक सिंह की तरफ नहीं आना पड़ेगा अपनी सहूलियात के लिए, जिस हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। और MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि इस मंसूबे की मंजूरी के लिए अंत तक मेहनत की गई है, जिस हवाले से ये अब मंजूर हो चुका है। फंड जो है वो आ चुके हैं, आने वाले दिनों में ये मंसूबा भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अब वहाँ पर भी सहूलियात मुहैया हो सके। इसके अलावा शहर भर के तमाम जो आसपास के दही इलाके हैं उनकी तरक्की के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सके, क्योंकि वोटर की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हायर कमर तोड़ महंगाई, गैस, आटे और मैदा की कीमतों में इजाफा के पेश नजर चिनोट में नान भाइयों और तनूर मालिकान ने नान और रोटी के रेट बढ़ा दिए। नान 10 से बढ़ाकर 15 और रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए कर दी गई है। महंगाई से शहरियों की चीखें निकल गई हैं और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा नान भाइयों की जानिब से क्या रेट लिस्ट जारी की गई है? जी, महंगाई आखिरी हदों को छू रही है। दूसरी जानिब नान भाइयों और तंदूर मालकान ने भी जो रोटी और नान के नर्ख हैं वो बढ़ा दिए हैं और उनका कहना है कि गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब आए रोज़ पेट्रोल और मैदा और आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ख़रीदार इस हवाले से खासे परेशान है। कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर नान ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या रेट आपको लगाया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये गैस महंगा होने की वजह से जनाब साहब जो 10 की चीज़ थी वो 15 का हमें नान मिल रहा है जनाब साहब। जो 20 का था वो जनाब साहब 30 का मिल रहा है। वो भी मजबूर है जनाब साहब, हम भी मजबूर हैं। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ पे जाए? ठीक है, अब ये मैंने नाश्ता लेने आया था जनाब साहब, तो जनाब साहब ये पाई लेकर आए हूँ, नान लेने आया तो जनाब साहब रेट उन्होंने आगे से भी मजबूर है। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है भाई, गरीब आवाम वैसे आधी हो गई, मर गई है, समझ लो मर गई है। नान इतना हो गया, घी और पेट्रोल की ऐसे कीमतें हो गई है। हम खुदा का वास्ता है उनको कहो भाई हमारे साथ ना तावन सही करे और कहना मैं इसको ना रेटों में कमी कंट्रोल। मतलब कितनी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? भाई हर चीज़ की इस वक्त जो उनकी कीमतें बढ़ गई है, कीमतें जो आसमान को छूने लगी है। क्यों? पेट्रोल जब ये पेट्रोल बढ़ाते हैं तो इस हिसाब से बढ़ाते हैं कि कमी करते हैं कि तो पैसों में करते हैं, बढ़ाते तो रुपयों में बढ़ाते हैं। उसके आगे ये चीज़ों के रेट इतने बढ़ जाते हैं कि जिसके गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं ये चीज़ें। क्योंकि अब रेडी वाले भी हम जब दुकानदार है, जब जो भी मजदूर आदमी आप खाने पीने से गुरेज कर रहा है, वो कह रहे हैं हम क्या खाएं, हम अपने बच्चों को मार दें। ये गवर्नमेंट इस तरह हमारे साथ सलूक कर रही है कि जो इसका नाज़ेबा लफाज में हम कोई नहीं कर सकते इसके लिए, कि गवर्नमेंट हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट उनके साथ कोई तावन नहीं कर रही। आए रोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और गरीब और मुतवस्सित तबका और अब मिडिल क्लास लोग भी उससे मुतासर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, जहां पर तकसीम बराए वेलफेयर ग्रांट्स के तकरीब का इनेकाद किया गया है। 4 स्कूल देखे हैं जहां पे आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी कई सारे मसाइल मेरे नोटिस में आए हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू है, वहाँ पे उनके टीचर्स की कमी है और काफ़ी सारे इशू मेरे नोटिस में आए हैं। हमने हर स्कूल के अंदर भी एक स्कूल काउंसिल बना दी है, जिसमें 3 मजदूरों के नुमाइंदे होंगे और 3 एम्प्लॉयर के नुमाइंदे होंगे, 3 गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे। वो काउंसिल उसी स्कूल में बैठ के वहाँ के सारे मसाइल हल करेगी। और दूसरा, अभी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना है, वहाँ पे भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ हमारे स्कूलों में अगर कोई छोटी मोटी किसी चीज़ की कमी है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो है वैसे भी जिम्मेदारी है कि चूँकि उन्हीं के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, कहीं पानी का वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दें, कहीं उनके बाथरूम ठीक करवा दें, कहीं उनको कंप्यूटर दे दें, लैपटॉप दे दें। ऐसी सारी चीज़ें हम उनके ज़रिए भी, और मैंने अपने भी स्टाफ को आज बुलाया हुआ है लाहौर से, हमारा एक्शन भी यहाँ पे आया है, आपकी सारी लेबर कॉलोनियों के अंदर जाएगा, उनका विजिट करेगा, जो इनके मसाइल हैं उनकी भी प्रपोजल देगा, और जो आपके स्कूल हैं उनको भी विजिट करेगा, जो उनके अंदर मसाइल हैं। मतलब एक स्कूल मैंने देखा है बच्चियों का, उसकी पिछले 2-2.5 साल से 4 दीवारी गिरी पड़ी है, सारे जानवर और कुत्ते अंदर फिर रहे हैं स्कूल के, और वो
اس کو بنایا ہی نہیں گیا. مطلب یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری سب لوگوں کی نااہلی کا ہی ہے کہ وہاں بچوں کے لیے اتنا انسیکیور سا ماحول بنا ہوا ہے. تو ایسی چیزیں کو انشاءاللہ ہماری وہ جو اسکول کاؤنسلیں بھی اسی لیے بنائی ہے. اب لیبر ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دے رہی, یہ سارا آپ کا ہی پیسہ ہے. ہمارا تو کردار ایک امین کا ہے, لیکن آپ کے جو نمائندے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائیں کہ جی یہ مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا. اسی طرح ہمارا جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جس کے اندر 3 سال سے کوئی گرانٹ ہی نہیں دی گئی, وہاں آپ کے بھی تو 3 نمائندے بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ ان سے بھی پوچھیں پہ آپ کیا کرتے رہے ہیں وہاں پہ, کہاں کہاں آپ نے آواز اٹھائی ہے. تو ایسی چیزیں انشاءاللہ ان سارے فورم کے اوپر ہم ان کو بہتر طریقے سے حل کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے حل کریں گے. میں بالکل کسی چیمبر میں جانے سے بھی بالکل اس طریقے سے نہیں کتراتا کہ چیمبر کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ یہ بھی غلط کر رہا ہے, انسپیکشنیں غلط کر رہا ہے, پیسے لے رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں کو ان کے ساتھ مل کے بھی حل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان عنقریب ایک نئی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز انڈسٹریز کے لیے ایک بہت بڑی پالیسی کا اناؤنس کر رہے ہیں, جس کے لیے بھی ملک میں مزید انڈسٹریلائزیشن, مزید روزگار کے مواقع, مزید یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم انسپیکشن کا بھی ایک بڑا بہتر طریقہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, تاکہ وہ بھی بلا وجہ انڈسٹریلسٹ کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایسے ڈرانا نہیں چاہیے جیسے افسر بعض اوقات ہمارے کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہمارے لیبر افسر ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ پھر بھی ان فیکٹریوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور جا کے بتا لیتے رہتے ہیں. ایسی چیزیں وہاں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ان کا بھی ہم کلا کما کریں گا. ایک چیز میں آپ کے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, چونکہ اب بہت ہیوی اماؤنٹ جو ہم سیکرٹری لیاقت علی چٹھا اس وقت جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام تر معاملات کو خود وہاں پر دیکھنا بہت ضروری ہے, اور کیونکہ یہ مزدوروں کا معاملہ ہے تو یہاں پر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا. فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں باقاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے, اور سٹی ٹریفک پولیس نے 8 گھنٹوں میں کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 169 امیدواروں کے مبینہ ٹیسٹ لیے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طیب بتائیے گا. جی بالکل, فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں سنگین قسم کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف اس وقت ہوا جب ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کی جانب سے فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جو لائسنس جاری کیے گئے تھے ان کی چھان بین کی گئی. تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ گزشتہ ماہ ستمبر میں ایک ہی دن کے دوران 8 گھنٹوں کے دوران 169 شہریوں کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا عمل مکمل کیا گیا. 8 گھنٹوں میں 169 شہریوں کے ٹیسٹ کا عمل مکمل کرنے پر ڈی آئی جی پنجاب ٹریفک کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا, اور تحریری طور پر چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد ملک تنویر سے وضاحت طلب کر لی گئی. وضاحتی لیٹر بھجواتے ہوئے ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر پنجاب ٹریفک ڈاکٹر بشرا جمیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 8 گھنٹوں میں 169 افراد کے ٹیسٹ لینا کسی صورت ممکن نہیں ہے. اگر ایک شہری کا ٹیسٹ لینے کے لیے 5 سے 10 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے تو لگاتار اگر ٹیسٹ لیے جائیں تب بھی 25 گھنٹوں میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے. مگر سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے 8 گھنٹوں میں سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ لے لیے, جو کہ ایک میل ٹھیک ہے, بہت شکریہ طیب, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. میونسپل کارپوریشن چنیوٹ میں 10 سالوں سے سینٹری ورکرز نائب قاصد, چوکیدار, مالی, ڈرائیور سمیت دیگر ملازمین تاحال مستقل نہیں ہو سکے ہیں. بات کر لیتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر, ابھی تک کیا وجہ ہے کہ مستقل نہیں ہو سکے؟ ہاں جی بالکل, میونسپل کارپوریشن چنیوٹ کے لیے شہر کی صفائی ستھرائی کرنا ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے, اور دیکھا جائے تو ضلع بھر میں کام کرنے والے جو سینٹری ورکرز ہیں وہ تاحال مستقل نہیں ہو سکے. میونسپل کارپوریشن کی بات کیا تو یہاں پر 244 سے زائد سینٹری ورکر ایسے ہیں جن کو تاحال مستقل نہیں کیا گیا, جس میں سینٹری ورکرز, جمع دار اور اس کے علاوہ ڈرائیورز اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے ملازمین ہیں جن کو تاحال مستقل نہیں کیا گیا. 10 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ان کو وہ مراعات اور وہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی جو کہ کام سرکاری ملازم کو دی جا رہی ہے. اس سوال سے جب ہماری بات ہوئی تمام جو عارضی ملازمین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بارہا دفعہ حکومت کی جانب سے عدالتی احکامات ہونے کے باوجود میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ افسران کو مستقل نہیں کر رہے. لہٰذا ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالقدیر, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسٹیٹ بینک کی سخت شرائط کے بعد بینکوں سے گاڑیوں کی فائنانسنگ محدود ہو گئی ہے. ایسے میں قسطوں پر گاڑیاں فروخت کرنے والوں کی چاندی ہو گئی. مزید جان لیتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز, کاروبار کیا پھر سے چمک اٹھا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کار فائنانسنگ کو جب سے محدود کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اندر
گاڑیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ فائنانسر اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اگر بینک کی جانب سے لیز پر یا لون پر گاڑی نہیں ملتی ہے یا قسطوں پر گاڑی نہیں ملتی ہے تو پھر لوگ جو ہے پرائیویٹ فائنانسر کی طرف موو ہو رہے ہیں، اور پرائیویٹ ایسی کئی کمپنیاں ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی کروا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں وہ اس وقت گاڑیاں جو ہیں وہ فراہم کرنے کی آفر دے رہی ہیں، جس میں نہ صرف ٹریکر کی بھی شرط موجود ہوگی، نہ ہی اس کے اندر گاڑی کی انشورنس لازمی کروانے کی شرط موجود ہوگی، اور جتنے سال مرضی کی قسطیں بنا کر جو ہے وہ گاڑیاں فائنانس کروائی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر یہ نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس سے بینکاری نظام جو ہے اس کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا کار فائنانسنگ سے۔ میرے ساتھ اس وقت حاجی آصف صاحب موجود ہیں جو کہ کار شورومز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ حاجی صاحب کیا کہیں گے، یہ تھریٹ نہیں ہے بینکرز کے لیے، خود ہی سمجھیں کہ اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ سر پاکستان کا نظام بہت زیادہ بینک کے ساتھ چلتا ہے، بینک چلے گا تو پاکستان چلے گا، بینک بند ہو جائے گا تو تقریباً پاکستان بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا انویسٹر بینک میں بیٹھا ہے۔ ہمارے پاکستان کو حکومت کو چلانے والا زیادہ ادارہ جو بڑا ہے وہ بینک ہے۔ اچھا، آپ جب بینک میں لیز گاڑی بند کر دیں گے تو پاکستان ماشاءاللہ ویسے ہی جگاڑ کا ماسٹر ہے، تو لوکل جو انویسٹر ہیں وہ کیا کریں گے، وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے، لوکل مارکیٹ میں وہ پرسنلی جو لیز ہے وہ نکالنی شروع کر دیں گے۔ ابھی ہمارے فیصل آباد مارکیٹ میں 5 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ایک چیک اور پرسنلی ان کی ریکوائر جو ڈاکومنٹس ہیں پرسنلی تو آپ کون سی بھی گاڑی لے سکتے ہیں یہاں سے۔ اچھا، بینک منیمم دیتا ہے یا میکسیمم دیتا ہے 5 سال کی لیز، آپ یہاں سے 10 سال کی لیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کو میٹروپولیٹن کارپوریشن لیے چلیں گے جہاں پر تقسیم برائے ویلفیئر گرانٹس کی تقریب جاری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے گرانٹ منظور کروائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصر مجید کی محنت اور وزیر اعلیٰ کی شفقت ہے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ آپ لوگوں کا پورا خیال رکھے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ 10 روپے کی دوائی نہیں لے سکتے تھے، ہماری گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی فروری تک ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہوگا وہ ہیلتھ کارڈ بن جائے گا، جس سے آپ 1 روپے سے لے کے 7.5 لاکھ تک کا علاج کروا سکو گے۔ یہ آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمارے بچے، ہمارے مزدوروں کے بچے لائق ہوتے تھے لیکن ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ میٹرک کے بعد ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو قرض دیں گے اور اس پہ کوئی سود نہیں ہوگا، اور وہ قرض 10 سال کے لیے ہوگا۔ جب بچے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے، جب پڑھ لیں گے، نوکریاں لگ لیں گے، اس کے بعد وہ پیسہ گورنمنٹ کو واپس کریں گے۔ یہ آج سے پہلے تو میں نے یورپ میں اور امریکہ میں ہوتے دیکھا تھا، پاکستان میں نہیں۔ یہ میری عمران خان کی سوچ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے بچے کوئی فیس کی وجہ سے تعلیم یہ نہیں ہوگا کہ وہ حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے احساس پروگرام کے تحت جو بچی پیدا ہوگی جس کے ہاں مزدور کے یا کسی کے ہاں جو احساس پروگرام کو اپلائی کرے گا، اس بچی کو ہم 2500 روپیہ پر منتھ دیں گے دودھ وغیرہ کے پینے کے لیے۔ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسے ہم 2000 روپیہ دیں گے، تاکہ وہ بچے خوراک سے یہ نہ ہو کہ انہیں خوراک نہ مل سکے۔ ہماری گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح جو 62 ایئر سے زیادہ عورت ہوگی اسے ہم 2500 روپیہ منتھ دیں گے، جو بندہ 62 ایئر سے زیادہ ہوگا اسے ہم 2000 پر منتھ دیں گے۔ یہ ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم عمل بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ جو لیاقت چٹا صاحب سیکرٹری آئے ہیں، انصر صاحب یہ ہمارے پاس فیصلہ باز رہے ہیں، ہماری تو بڑی کوشش رہی ہے کہ ہمیں ایسے آفیسر فیصلہ آباد میں دوبارہ ہمارے پاس آئے اچھی پوسٹوں پہ۔ انہوں نے یہاں بہت کام کیا، جس شہر میں بھی گئے ہیں، آپ کے سرگودا میں گئے ادھر بھی اپنی اچھی یادیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں
लियाकत साहब और अंसर साहब से ये उम्मीद रखता हूँ। इस वक्त सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्ट्रो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वेलफेयर के हवाले से वहां पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम किया गया है और फरवरी तक तमाम तर जो शनाख्ती कार्ड हैं वो हेल्थ कार्ड में तब्दील हो जाएंगे। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। रवा माली साल के दौरान जाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में किए जाने वाले इजाफे में कमी के लिए इक़दाम शुरू हो चुके। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने 50% इजाफा वापस लेने के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। मज़ीद जान लेते उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा माली साल के आगाज़ पर ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में 63% तक इजाफा किया गया था, जिस पर टैक्स गुजारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया गया, जिस पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। और इस हवाले से जो इजाफा किया गया है उसमें कमी के लिए समरी वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी कमी जो है इस इजाफे में मुतवक्को है और कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो होने की उम्मीद है? जी, आपने सही बताया। इस माली साल के आगाज़ में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत सेल्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 66% के करीब इजाफा किया गया था और उसका मकसद सिर्फ ये था कि रेंटेड और सेल्फ प्रॉपर्टीज़ के जो गैप है टैक्सेशन का, बर्डन का, उसको कम से कम किया जाए। 2013-14 में ये गैप 110 था, फिर हमने 15 किया और अब कोशिश की है 1/3 किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि सेल्फ और रेंटेड प्रॉपर्टी के टैक्स लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये एक एफर्ट डिपार्टमेंट ने की थी। इसके ऊपर ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात थे टैक्स पेयर्स के, ताजरों के, जो ऊपर तक पहुंचाए गए, डेलीगेशन ऊपर गए, मीटिंग्स भी हुई। मिनिस्टर साहब जो एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने मीटिंग्स भी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में लिए चलेंगे जहां पर अंसर मजीद न्यासी गुफ्तगू कर रहे हैं। 20 का हो, 20 का हो, हर दुकान के अंदर अब कंप्यूटर भी लग चुका है, कैमरे भी लग चुके हैं। वहां पर एक दुकानदार ने कंप्यूटर के ऊपर आदमी भी बैठाया हुआ है। अब उसको क्या जरूरत है इस चीज की? क्या वो ये नहीं समझता कि मेरी एफिशिएंसी बेहतर हो, जो मैंने वहां पर अगर कोई लेबर वर्कर मैंने बैठाया हुआ है वो करप्शन ना करे, मेरी एफिशिएंसी बढ़े, मैं अपना टाइम बचाते हुए घर पे बैठ के मॉनिटर कर सकूं। और वो सरकार जो इन सेक्टर्स को ये चीजें प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये तो हुकूमतें ही चीजें लेके आती हैं और लोगों में तकसीम करती हैं। जितनी आप मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई भी ऑटोमेशन की चीज है, देती सरकार है, लेकिन अपने महकमों को उन्होंने मैनुअल रखा हुआ। जितने हमारे महकमे पंजाब के तकरीबन 80 से 90%, शायद इससे भी ज्यादा, सारे के सारे मैनुअल खातों के ऊपर चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि वो चल क्यों रहे हैं? कि एक अफसर जो है वो एक फाइल लेके सारा दिन गुजार देते हैं। अगर वो कंप्यूटर के ऊपर सारी फाइलें हो तो वो जो एक फाइल के ऊपर एक दिन में काम करता है वो एक दिन में 100 फाइलों का काम कर सकता है, अगर ऑटोमेट डिपार्टमेंट्स आपके हों। मैं अक्सर यही बात फिर वो याद आ गई बात करते करते कि मैं सबसे ज्यादा अगर करप्ट इंसान हूं तो मैं भी अपने बच्चे को करप्शन की तालीम नहीं दूंगा। आप सबसे ज्यादा ईमानदार हैं तो आप भी अपने बच्चे को करप्शन की तालीम नहीं देंगे। जब आप एक सिस्टम के अंदर आते हैं, बैठते हैं, वो आहिस्ता 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 वो इतना सिस्टम खराब हो चुका है कि वो आपको उस साइड पे ले जाता है, चाहे कितना भी कोई ईमानदार क्यों ना हो। या अगर आपने ईमानदार अफसर देखना है, दफ्तरों में चले जाए, एक नुक्कर के ऊपर बैठा होगा, खामोश बैठा होगा, ना उसको कोई बात करेगा, ना वो किसी से बात करेगा, तो वहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये सबसे ईमानदार है, क्योंकि ना इससे कोई बात कर रहा, नहीं किसी से बात कर रहा। तो मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। ये एक फिर वही बात करता हूं कि इसमें मेरा कसूर, मेरे महकमे के अफसरों का कसूर, इसमें ये कसूर नहीं है। ये कसूर है कि आपने एक सिस्टम लेके वक्त के साथ चले कि जो आसानियां पैदा करे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जब ये हमारी हुकूमत आई तो पहली जो तरजीह थी वो यही थी कि अपने महकमे को हमने ऑटोमेट करना है, ये पहला एजेंडा था। दूसरा,
کہ ایز اے منسٹر ایز اے پولیٹیشین جو میری اولین ترجیح تھی وہ قانون سازی کے حوالے سے تھی. ہم لیبر پالیسی لے کے لیبر پالیسی کے اندر ہم نے ایک لفظ لکھ دیا لیونگ ویج, کہ لیونگ ویج کا جو وہ کانسیپٹ ہے کہ اب منیمم ویج اور لیونگ ویج یہ ایک الگ چیزیں ہیں, کہ منیمم ویج کی جو حکومت نے آپ کو طے کر دی, لیونگ ویج کہ جس کے اوپر آپ کا گزر ہوتا ہے پورے آپ کی فیملی کا. تو وہ لکھنے کے ساتھ بہت زیادہ پریشر بھی تھا. ہم اس کے اندر جب لیجسلیشن ہماری ہوئی, بہت سی ہم نے لیجسلیشن کی, جس کے اندر ہمارا جو سب سے بڑی لیجسلیشن تھی وہ ڈومیسٹک ورکر کی تھی. 100 دن کے اندر بھی ہمارے محکمے نے ٹاپ کیا الحمدللہ. اگر پہلے پہ نہیں آیا تو چوتھے پہ بھی نہیں آیا ابھی 3 سالوں تک. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا کام تھا آٹومیشن ہم نے سٹارٹ کیا کہ ہم کس طریقے سے اپنے محکمے کو آٹومیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا کام تھا وہ تھا ورکر ویلفیئر فنڈ کا, کہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم کس طریقے سے. وزیر لیبر انصر مجید نیازی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت حکومت کی جانب سے مختلف پلانز جاری کیے جا رہے ہیں. جنگ سمیت دیگر اسلامی گندم کی کاشت میں اضافہ کے لیے محکمہ زراعت کے زیر نگرانی پیداواری اضافہ کا اہم پروجیکٹ 63 کاشتکاروں کو سبسڈی پر مشینری فراہم کی جائے گی. مزید جانیں گے اویس خان سے. جی اویس, بتائیے گا. بالکل, گندم کی بوائی کا وقت قریب آتے ہی محکمہ زراعت کی جانب سے جنگ سمیت دیگر اضلاع میں جو ہے پیداواری اضافے کے حوالے سے بڑے پروجیکٹ پر اقدامات کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے ضلع جنگ میں جو ہے 63 کے قریب جو ہے وہ جدید مشینری کی فراہمی کاشتکاروں کو ممکن کی جائے گی, جس پر حکومت پنجاب کی جانب سے 50% تک سبسڈی بھی فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے پیداواری مقابلہ جات میں کا بھی انعقاد کیا جائے گا, جس کے لیے نمائشی پلاٹ جو ہے وہ بھی قائم کیے جائیں گے. جبکہ محکمہ زراعت کے مطابق نمائشی پلاٹس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گندم کی کاشت کا عمل مکمل کیا جائے گا. نمائشی پلاٹس بنانے والے کاشتکاروں کو 11,000 روپے فی پلاٹ کے حساب سے حکومت پنجاب کی جانب سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چاول کی کٹائی شروع. محکمہ زراعت نے چاول کی رواں سال پیداوار کا جائزہ لینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. مزید جانیں گے ابو تراب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ابو تراب, بتائیے گا محکمہ زراعت کے ماہرین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھیں چاول کی کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے. اوسط پیداوار کا اندازہ لگانے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں متحرک ہو چکی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر نے 18 ہزاری کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. وہاں پر چاول کی جو کٹائی ہو رہی ہے فصل کی, اس کا جائزہ لیا. اور پہلے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے, انہی سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائیے گا, رواں سال جو ہے چاول کی پیداوار کتنے فیصد بہتر دکھائی دے رہی ہے اور کیا کیا توقعات ہیں؟ جی اس علاقے میں نے پھر کے دیکھا ہے اور فارمر سے بھی جو انٹرویوز وغیرہ ہمارے ہوئے ہیں, اور ہم جہاں فصل کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کٹائی کا عمل شروع ہے, تو لامعلوم طور پہ اس دفعہ نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ فصل جو ہے بڑی اچھی ہے. اور اس کا آفٹر جو ایفیکٹ ہے وہ اوور آل جو ایوریج پہ اثر ہوتا ہے, تو ایوریج نظر آ رہی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے اوسط جو وہ اچھی آئے گی. ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کر رہے ہیں کہ کافی اچھی جو ہے وہ پیداوار ہوگی. بہت شکریہ ابو تراب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنگ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پیف پارٹنرز کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے اور نئے تعلیمی سال میں جنگ سمیت دیگر اضلاع کے پیف سکولوں کو 1 لاکھ نئے داخلوں کی اجازت مل گئی ہے. داخلوں کی تعداد میں کمی کے باعث پیف سکول مالکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. بچوں کے داخلوں کے بعد سکول مالکان کو واجبات ادا کیے جائیں گے. بچوں کے نئے داخلوں کے ساتھ نادرہ تصدیق بھی لازمی قرار دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ جنگ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پیف پارٹنرز کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے. نئے تعلیمی سال میں جنگ سمیت دیگر اضلاع کے پیف سکولوں کو 1 لاکھ نئے داخلوں کی اجازت مل گئی ہے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ کو 2 آپشنز دے دیے. مزید جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا کیا کیا آپشنز ہیں؟ جی تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا اور اس میں نو ڈاؤٹ بہت سارے ایسے طلبہ تھے جن کی پرفارمنس بہت ہی شاندار رہی, لیکن بہت بڑی تعداد ایسے طلبہ و طالبات کی ہے جو کہ رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں. ان کے لیے تعلیمی بورڈ کی طرف سے 2 آپشنز دی گئی ہیں کہ وہ یا تو اپنے پیپر کی ری چیکنگ کروائیں یا اگلے ماہ ہونے والے اسپیشل ایگزام میں جائیں. اس حوالے سے چیئرپرسن بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میں بتائیے گا کہ ایسے طلبہ و طالبات جو کہ رزلٹ سے خوش نہیں ہیں ان کے لیے 2 آپشنز ہیں, اس کو کس طرح سے اویل
کیا جا سکتا ہے اور کیا چانسز ہیں کہ ان کے جو مارکس سے وہ ناخوش ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہر سال ری چیکنگ بچے ہزاروں کی تعداد میں کرواتی ہیں اور جن کے مارکس جو ہیں وہ مطلب کسی وجہ سے رہ گئے ہوتی ہیں، کوئی پورشن ان مارک رہ گیا ہوتا ہے تو وہ بچے کے اس میں بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا یہ آپشن ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسٹوڈیو سے۔ پھر